अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। अगर इंसान आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकता है। उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसकी स्ट्रगल सिर्फ मैटर करती है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए जज्बात से काम नहीं लेना पड़ता, बल्कि इंसान को मेहनत मेहनत और मेहनत करनी पड़ती है और एक ना एक दिन उसको ज़रूर फल मिलता है। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे एडवोकेट के पास मौजूद हूँ जो हाई कोर्ट में हैं और बेसिकली वो ब्लाइंड हैं। तो वो कहते हैं कि वो फर्स्ट ब्लाइंड हैं। अब उनसे पूरी उनकी स्टोरी जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये इन्हीं से जानेंगे। अब्दुल रहमान हाशमी साहब, सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका साद भाई कि आपने मुझे जो है वो इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। और इकबाल ने कहा था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो बुनियादी तौर पे इंसान अगर कोशिश करे, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि वो सब कुछ कर सकता है। मैं सैयद अब्दुल रहमान हाशमी मेरा नाम है और 4.5 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के दौरान मेरे हेड इंजरी हुई, जिसके बाद जो है वो एक ड्यूरिंग ऑपरेशंस डॉक्टर्स की रॉन्ग असेसमेंट की वजह से मेरे दोनों रेटनास जो हैं वो डिटैच हो गए। और आफ्टर दैट मैंने अपनी तमाम एजुकेशन कंप्लीट की। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज से मैंने रेगुलर एलएलबी किया और अभी मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं। और अभी मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास सर्विस के काम है, सर्विस लॉयर हूँ मैं। इसके अलावा क्रिमिनल प्रैक्टिस है मेरी और फैमिली का है इसमें। और मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। लॉ ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे हैं और डेस्क जॉब या ऑफिस जॉब वाले भी बहुत सारे शायद मिल जाएं, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ कोर्ट्स में, और मैं टोटल ब्लाइंड हूँ। सर आपने ये लॉ को क्यों पैशन बनाया? लोग टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये लॉ बड़ी मुश्किल फील्ड है, कहाँ फंस गए आप? बुनियादी तौर पे ये था कि मैं एक चीज़ चाहता था शुरू से, माशरे की नाइंसाफ़ियाँ जो थी उनको देखते हुए एक चीज़ शुरू से थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे हाथ में कोई ऐसी ताकत हो कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। और मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मेरे वालिद साहब ख़ुद जो थे वो एंटी करप्शन कोर्ट्स को सर्व कर रहे थे और उसके बाद एक वो उनको देख के एक इंस्पायरेशन थी मेरी बहुत ज़्यादा वालिद साहब से, और फिर मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसकी वजह से जो है वो मैं यहाँ तक पहुँचा। और करने की वजह यही थी कि मैं ये चाहता था कि लोगों को इंसाफ दिलाऊं माशरे में। जो न हम मतलब बेसिकली स्पेशल पर्सन्स को जो है ना, जी, जी। जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं हम लोग, हमें विलियम पेड को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है मैं एक लड़ना चाहता था और उसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक के करम से, अपने घर वालों के ताउन से, अपने टीचर्स की हेल्प से अब आज यहाँ पर हूँ कि मैं वो ताकत रखता हूँ कि मैं अपने आप को किसी भी चीज़ के सामने फेस करने के लिए तैयार पाता हूँ। अच्छा, स्पेशल बच्चों जो है हम देखते हैं कि हर थोड़े-थोड़े दिन बाद जो है वो स्ट्राइक शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। तो असल में इनके मसाइल क्या हैं? आप फील्ड में हैं, आपको पता होगा, और जब केस आता है तो किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है, या लोग गवर्नमेंट हैंडल करना ही नहीं चाहती? बुनियादी तौर पे ये है जी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। गवर्नमेंट वो जैसे कहते हैं ना, वो एक अपना फॉर्मल लैंग्वेज में कि वो कोड़ा खोता बराबर किया हुआ उन्होंने। जी, जी। वो जो अंडर मैट्रिक है, जो बिल्कुल इलिटरेट है, उसको भी उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। जो पीएचडी या एमफिल डिग्री होल्डर है उसको भी उसी लाइन में खड़ा करके डेली वेजेस पे क्लास 4 की जॉब दे देते हैं, और वो भी डेली वेजेस पे। एक इंतहाई नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट को इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए
कि मतलब देखें, अगर आप आए कि टोटल डिसेबिलिटीज़ आपके ओवरऑल माशरे में, पूरे पाकिस्तान में 8 to 10%, ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप जिनकी एक उंगली का वो नाखून टूटा होता है वो भी अपने आप को डिसेबल कह देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उन कैटेगरीज में। अदरवाइज अगर आप सीवियर डिसेबिलिटीज में आए, जो ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, या मेंटल रिटार्डेडनेस है, उसमें आप आए सीवियरनेस में, तो वो तो गालबन 2 या 3% भी नहीं होंगे। ठीक है, तो 25 करोड़ के लोगों में अगर आप 2% लोगों को किसी एक स्पेशल क्राइटेरिया के तहत जॉब्स देंगे, उसमें कोई रिलैक्सेशंस देंगे, एडमिशंस देंगे, और फर्दर मोर आप इसको लेकर चलेंगे तो बहुत बेटरमेंट आ सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये तमाम लोगों को एक लाइन में खड़ा करके वहां हक देते हैं। ठीक है, तो उसमें अब मेरे पास काफ़ी सारे कोर्ट केसेस इस तरह के हैं जो मैंने ब्लाइंड पर्सनस को वेरी फर्स्ट टाइम लॉ में एक ये संगे मील के तौर पे, या हम लोग इसको रिपोर्टेड जजमेंट्स कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, वो मेरी हुई, जिसमें हमने जो स्पेशल पर्सन थे, वीकली इम्पेयर्ड पर्सन थे, डेली वेजेस के ऊपर उनको रेगुलाइज करवाया, क्योंकि सीट के अच्छा, एलोकेट। आप जैसे कह रहे हैं कि स्पेशल पर्सन, आप ये भी कह रहे हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं इस बात पे कि आप क्या आवाज़ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए उठाना चाहते हैं, या ऑन द होल आप ये जो बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार है कोई ना कोई, या उनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन दी होल मैं जो है वो ओवरऑल स्पेशल पर्सनस के लिए, मेरे पास कोई भी स्पेशल पर्सन आ जाए ना, तो मैं उसके लिए विदाउट एनी फ़ी उसके लिए कोर्ट्स में पेश होता हूँ। ओनली जो उसके वो एक आपके ट्रेजरी चार्जेस या कोर्ट चार्जेस होते हैं, फाइल चार्जेस होते हैं, उसके अलावा मैं उनसे कुछ भी नहीं लेता, और ओवरऑल स्पेशल पर्सनस के लिए ही आवाज़ उठाता हूँ। और कुछ स्पेसिफिकली इसमें किसी एक का नहीं है। ब्लाइंड की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो कुदरती सी बात है कि कुछ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा आ जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास जो भी आए मैं उसके लिए दिलो जान से हाजिर रहता हूँ। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, ये अब देखा गया है कि ब्लाइंड फील्ड में भी बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए हैं, तो ये असल में ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पाते? आई मीन एक प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करें, वहाँ अपनी सिफारिशात रखें, ताकि गवर्नमेंट को भी आसानी हो। आप इस मसले को क्यों नहीं हैंडल करने की कोशिश करते, इनसे बात करते, इनको समझाते? साथ भी बुनियादी तौर पे इसमें हमारा एक, आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं, या स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन्स हैं, उनके अंदर ना हम लोग इस तरह से, मतलब ये है कि हम ओवरऑल ब्लाइंड कम्युनिटी जी की जी। बात कर रहा हूँ। हम लोग ये करते हैं कि हम ना अपने एक ग्रुपिंग नहीं कर सकते रेगुलरली में। जी। अगर 10 लोग इकट्ठे हैं ना, तो वो 10 के 10 कहते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। जब हम किसी को अपना कायद नहीं बनाएंगे, किसी एक के पीछे नहीं चलेंगे, तो ये वो फिर वो जो अब हो रहा है धड़ाबंदी, हर बंदा एक कहता है कि मैंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, वो फिर इस तरह से चलता रहेगा। आप देख रहे हैं, आपने देखते होंगे फील्ड में आजकल गवर्नमेंट कहती है उन्होंने 2 से 3% कोटा कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये कोटा सिस्टम बेसिकली है क्या, और आप क्या समझते हैं ये ठीक है? कोटा सिस्टम बुनियादी तौर पर ये था कि इसका जो मकसद था वो ये था कि जो स्पेशल पर्सन्स हैं जिनको उनकी फैमिलीज निगलेक्ट कर देती हैं या इग्नोर करती हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशंस के साथ जो है वो जॉब्स दी जाएं, या इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एडमिशन्स दिए जाएं कुछ रिजर्व सीट्स के साथ। जैसे हम देखते हैं कि मिलिट्री के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, स्टाफ जो होता है, एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी महकमे के, उनके लिए सीट रिजर्व होती हैं। अच्छा, सूबाई कोटा भी दिया जाता है, जम्मू कश्मीर का, आज़ाद जम्मू अच्छा। कश्मीर का कोटा दिया जाता है, तो उसी क्राइटेरिया के तहत स्पेशल पर्सन्स जो हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व की जाती हैं, जिसको हम कोटा कहते हैं। अच्छा, अब इसका प्रॉब्लम यह है कि हाँ, इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा ना तो तालीमी इदारों में, ना हमारी सरकारी नौकरियों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अच्छा, अफसोस की बात यह है क्योंकि मैं मतलब हाई कोर्ट में जब रिट्स वगैरह हम करते हैं, तो अक्सर सरकारी महकमे जो रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं वो कहते हैं जी हमने इतने ब्लाइंड बंदों को नौकरी दे दी है। दुख की बात यह है कि वो नौकरी देते हुए सिर्फ क्लास 4 के लिए ही सोचते हैं। अच्छा, क्वालिफाइड बंदों को उन्होंने नायब कासिद, माली, चौकीदार की सीटों पे अपॉइंट किया हुआ है। इस चीज़ से कता नज़र
कि यार इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन हमारे इदारे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपकी लेजिस्लेशन है, जो आपकी कानून साजी होती है सेनेट में, असम्बली में, वहाँ पर स्पेशल पर्सन्स की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और जिसका दुख होता है वही उसको बेहतर समझ सकता है। वो लोग जिन्होंने कभी मतलब घर से बाहर मतलब उन्होंने निकले ही नहीं है, जिन्होंने कभी जाकर यूटिलिटी स्टोर से आटा खुद नहीं खरीदा, जिन्होंने पेट्रोल पंप की लाइन में लग के पेट्रोल नहीं डलाया, उनको क्या पता कि वहां गरीबों का दुख क्या है। तो एक स्पेशल पर्सन का दुख वो एमएनए साहब या वो एमपीए या मिनिस्टर साहब स्पेशल एजुकेशन के जो है वो कैसे जान सकते हैं, जिनको अपनी जागीर से बाहर निकलने की कभी तौफीक नहीं हुई है। तो वो ऐसे बंदे को जब हम स्पेशल एजुकेशन का मिनिस्टर बनाएंगे या हम एक एमबीबीएस डॉक्टर को स्पेशल एजुकेशन का सेक्रेटरी बनाएंगे, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो बंदा जो है वो ये पॉलिसी मेकिंग करे। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले दिनों एक रिट के लिए चैलेंज किया साद भाई के पीपीएससी ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स दी एडीपीपी की, अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर्स, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ना, इसमें उन्होंने सीट्स दी प्रोसिक्यूटर्स की। अच्छा, अब अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अखबार में जो एडवर्टीज किया वो उन्होंने वहां लिखा कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्पेशल पर्सन्स शैल नॉट बी एलिजिबल दिस फॉर दिस पोस्ट। नंबर 1 डेफ एंड डम, नंबर 2 ब्लाइंड। कैटेगोरिकली वो आपको लिख पढ़कर मना कर रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, अफसोस के साथ, सद अफसोस कि वो एक ऐसे जुडिशल ऑफिसर के पास उसकी समाअत हुई। बात वही है कि जिसका गम उसको ही पता होता है। सर अगर स्पेशल पर्सन अगर डेफ एंड डम नहीं है और ब्लाइंड नहीं है तो कौन है? मैंने यही सवाल उस रिट में किया था कि जो हमारा डिसेबल ऑर्डिनेंस है उसके अंदर वेदर जो डिसेबल की ये डेफिनेशन है उसमें आता है कि 4 कैटेगरीज आती हैं इसमें। तो अगर आप उसमें से डिसेबल और डेफ एंड डम को निकाल देते तो पीछे आपके पास फिर एक पीएचसी बचते हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट, और दूसरे एमआरसी बचते हैं। दैट मीन आप एमआरसी को जो है वो दे सकते हैं नौकरी। मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो है, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उसको आप नौकरी दे सकते हैं। तो ये एक अफसोस की बात है और उसकी वजह यही है कि वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको इस दुख का पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी ना तो फैमिली में कोई ऐसा है, ना उनके जानने वालों में है, ना उन्होंने कभी इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि तमाम लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग, मैं हाई कोर्ट में अक्सर कुछ ऐसे जुडिशल ऑफिसर्स हैं जिनके पास पेश होता हूँ और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि एक केस था जिसमें डेली वेजेस पर के ऊपर जो डेली वेजेस थे उन, अच्छा सीट एलोकेट, अगर सीट एलोकेट ना हो ना तो आप उस बंदे की रेगुलराइजेशन के लिए नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट तक सेटल्ड लॉ था। उन जुडिशल ऑफिसर ने हाई कोर्ट में इसको टेकअप किया मेरे रिट के सिलसिले में और तकरीबन 1.5-2 साल वो कंटेस्टेड मैटर चला। आफ्टर दैट उन्होंने उन स्पेशल पर्सन्स को जो डेली वेजर थे, सीट एलोकेट भी नहीं थी, उनको उन्होंने सीट एलोकेशन भी करवाई और रेगुलाइजेशन भी करवाई। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है ना वो आटे में नमक के बराबर है। सर ये तो बहुत अफसोस वाली आप एक कहानी बता रहे हैं, तो कोई अच्छे पहलू भी बता दें ताकि जो हमारे जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं और जो लोग देख रहे हैं वो जान सकें कि आप जैसे जैसे मोटिवेशन है हमारे लिए। आप जो बच्चे लॉ में आगे आना चाहते हैं, जो बच्चे लॉ को पैशन बनाना के आगे यानी हमारे मुल्क में आगे कानून को उसकी अमलदारी चाहते हैं, उनको मैसेज दें, उनको बताएं कि आखिर किस तरह, क्योंकि आजकल देखा गया है भाई कि आजकल यानी नफ्सा नफसी का दौर है, बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त नहीं होगी तो हम एक दूसरे के लिए लॉ कैसे बनाएंगे? तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक शेर सुनाऊंगा कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बात यह है जी कि हम अपने हिस्से की शम्मा नहीं जलाना चाहते, दूसरे पर सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं।
और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जो ब्लाइंड पर्सन इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है। जब मैं इस फील्ड में आया तो इससे पहले सिर्फ हम आम तौर पर एजुकेशन को ही जो है वो एक फील्ड के तौर पर स्पेशल पर्सन या ब्लाइंड पर्सन के लिए रिकग्नाइज किया जाता था। तो जब मैं खुद भी इस फील्ड में आया तो मैं पहला बंदा था, और अब मेरे बाद कई लोग इसमें आए हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे अपनी एक एसोसिएट हैं, फीमेल लॉयर हैं, वो भी विलियम पेड हैं। और अब ये चीज़ और ये बहुत अच्छी फील्ड है, सिर्फ थोड़ा तहम्मुल और थोड़ा हौसले के साथ चलना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी फील्ड है। जो विलियम पेड बच्चे इस फील्ड में आना चाहें वो मोर देन वेलकम, उनको आना चाहिए। और कोई भी नए रास्ते आप खोलना चाहेंगे तो खुलेंगे। और जो उनके वालिदैन हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के लोग हैं, उनके लिए ये है कि आप उनका साथ दें। आप यकीन करें कि आपके तमाम बच्चों में अगर इन बच्चों ने आपका नाम रोशन ना किया तो फिर आप कहिएगा आपके तमाम बच्चों में सबसे ज़्यादा ये बच्चे आपके लिए बाइस फ़ख्र होंगे इंशाल्लाह। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। आप आखिर में ये बताइए कि आप ज़ाहिर है इतने अरसे से इस फील्ड में हैं और देखते भी हैं। ये कानून की हुक्मरानी बेसिकली क्यों कायम नहीं हो पाती इस मुल्क में? इसका असल में आप क्या देख रहे हैं? अलमिया क्या है? मसला क्या क्या लगता है? सर इसका अलमिया ये है साद भाई कि वो एक पंजाबी में कहते हैं कि डंडा पीर विगड़े तिगड़े आंदा। वाह, वाह! तो हमारी कौम का पीर डंडा है। हम लोग वो एक लॉ में ना एक एग्जाम्पल बोली जाती है, मैक्सिमम बोलते हैं हम उसे कि विदाउट थ्रेट लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज इम्पॉसिबल। खौफ के बगैर देखें, हम इशारे पे आते हैं, हम दाएं बाएं देखते हैं, सार्जेंट खड़ा, बत्ती नहीं देखते कि रेड है कि नहीं है। हम ना दाएं बाएं सार्जेंट को देखते हैं, जो खड़ा है तो ठीक है, नहीं तो हो गए। लाइट को, रेड लाइट को नहीं देखते। अफसोस की बात यह है, हम कानून की अमलदारी तब मुमकिन होगी, रूल ऑफ लॉ तब मुमकिन होगा जब मैं ईमानदार हो जाऊंगा, जब हम दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकेंगे, जब हम ये खुद सोचेंगे इंडिविजुअली कि मैंने कानून के ऊपर अमल करना है, मैंने रूल ऑफ लॉ पर अमल करना है, उस दिन हम हो जाएंगे जो है सीधे रास्ते पर। और दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, मैं अफसोस के साथ हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको बड़े मैं अफसोस की बात ही है कि हम लोग तीसरे नंबर पे करप्शन में तरक्की करके आ गए हैं। तो ये अफसोस की बात है जी, जब हम लोग बजाते खुद मैं अपने आप को बदलूंगा, हम अपने आप को बदलेंगे, उस दिन हम निज़ाम को भी बदल पाएंगे। सर एक आखिर में जाते-जाते मासूमाना सवाल, वो ये कि लाइटर नोट पे कि आप ये बताएँ कि ये जो प्रेशर भी आपको झेलने पड़ते होंगे, जब आप कोई केस वगैरह लेते होंगे, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी बीइंग बिल्कुल, अ ब्लाइंड पर्सन? बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और साहब भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल होता है जी। कोर्ट्स के अंदर भी अक्सर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फेस रिकग्निशन बन गई है। अदरवाइज़ अक्सर क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूँ कोर्ट में बात करने के लिए तो मेरे साथ एक रीडिंग असिस्टेंट खड़ा होता है, क्योंकि मैं अपने केसेस को खुद टाइप करता हूँ, खुद उनको सारी फॉर्मेटिंग के बाद उनको प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पढ़ने के लिए इंक प्रिंट को एक बंदा साइटेड नॉर्मल मेरे साथ खड़ा होता है, आई साइट जिसकी ठीक हो, तो वो जब उसकी रीडिंग कर रहा होता है, रीडिंग असिस्टेंट होता है, तो अक्सर जो जस्टिस साहिबान कहते हैं कि भाई आप क्यों खड़े हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि सर आई एम द विलियम पेड पर्सन एंड इज़ माई रीडिंग असिस्टेंट ना। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ओके ओके, फिर अप्रिशिएट करके आगे। लेकिन ये है कि अच्छा, इसी तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम, जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, बेल्स में, उनके साथ भी होता है प्रॉब्लम। और उसकी वजह ये है, मैं जो समझता हूँ कि हमने सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं दी है। आप देखें कि हमारी IVRs पर HIV एड्स तक के अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर को जब इंटरनेशनल वाइट स्किन सेफ्टी डे होता है तो ब्लाइंड पर्सनस के हवाले से कोई मैसेज नहीं चलता। हमारा जो कोर्सेज हैं उसमें, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया जाता टूवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ स्पेशल पर्सन्स। सर वो तो सिर्फ़ एक सेमिनार होते हैं और सेमिनार में थोड़े बहुत पैसे कभी किसी ने ले लिए, कभी किसी ने ले लिए।
तो उसके बाद गुजारा हो जाता है। बस वो यही अफसोस की बात है जी, वो आप तो खुद मतलब इस चीज़ को बेहतर समझ पा सकते हैं कि यही अफसोस की बात है कि जब हम अवेयरनेस ही नहीं देंगे सोसाइटी को, जब माशरे को हम बताएंगे ही नहीं कि स्पेशल पर्सन्स क्या होते हैं, इनकी नीड्स क्या हैं, इनके साथ आपने डील कैसे करना है, तो तब तक हम किस तरह से आगे बढ़ सकेंगे। हमारी फैमिलीज़ को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे असातिज़ा को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम के चलाने वालों को एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आखिर में आप कोई मोटिवेशन मैसेज हमारे चैनल के लिए, देखने वालों के लिए, अपने मद्दाहों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये है जी कि साद भाई बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने इनके अक्सर इंटरव्यूज़ देखे हैं, और जिसमें ये स्पेशल पर्सन्स को जो है वो आगे लेकर चलते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर ही लेकर चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क है, और इसकी जज़ा इनको यकीनन अल्लाह देगा। माशरे में तो हम लोग नहीं दे सकते, दुनिया में तो नहीं दे सकते। बहरहाल जी, और मैसेज ये है कि अपने स्पेशल बच्चों को जो है वो स्पेशल तवज्जो दें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बाइसे फ़ख्र बनेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आप जहाँ रहे खुश रहें और आगे भी जो है हमारे केसेस को लड़ें। और मैं नहीं समझता सिर्फ लड़ें, बल्कि आप कामयाब हों और हमारे बच्चों में भी अल्लाह ताला अवेयरनेस दे कि ये अपने जो है हकूक़ उनको हासिल करना सीख सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह निगहबान।